इसका लेक्चर नंबर क्या है? 53। अच्छा, मैंने वो जो तब चैप्टर शुरू वो किया हुआ था वो तकरीबन ख़त्म हो गया वो, अब मैं उसको वहीं पे ब्रेक ले रहा हूँ उस चैप्टर को। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करने लगा हूँ, जो कि है ब्रेकिंग अनब्रेकेबल कोड्स। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसके अंदर हम जो क्रिप्टोग्राफी जो है एक्चुअली इसको स्टडी करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर किस तरह कोड्स जो होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, इनक्रिप्ट कोड्स जो होते हैं। तो ब्रेकिंग अनब्रेकेबल कोड्स, जो आपका गेट ऑपरेशंस वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें आपने सारे गेट जो हैं वो 1 बाय 1 करके उनको स्टडी कर लिया। तो अब ये जो ब्रेकिंग अनब्रेकेबल कोड है, जो फर्स्ट कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं उसके अंदर ये होता है कि क्वांटम कंप्यूटर जो हैं वो हमें फाउंड करके देते हैं आउटपुट क्लासिकल कंप्यूटर से, जो कि आर्टिफिशियल प्रॉब्लम के अंदर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेशली जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए क्वांटम एडवांसिंग की एक गुड एग्जांपल जो है वो डेसिस-जोसा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है डेसिस-जोसा प्रॉब्लम है, इसके अंदर अगर आप रिकॉल करें कि हमारे पास n क्यूबिट्स फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सपोज we have n qubit system is constant। n qubit system जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये जो अगर हम ये सपोज करें कि ये n क्यूबिट सिस्टम जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, वेदर के ये हमारे पास कांस्टेंट है या नहीं है, तो इसके अंदर दैट इज गिव्स द सेम आउटपुट। तो ये आपको सेम आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा ऑन ऑल पॉसिबल इनपुट्स। जितनी आपने इनपुट्स जो हैं वो दी हुई हैं आर बैलेंस्ड, या उनको बैलेंस्ड करेगा, दैट इज गिव आउटपुट 0, या तो आउटपुट जो है वो आपको 0 होगा ऑन दी हाफ ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। and an output 1, और आउटपुट 1 देगा ऑन द अदर हाफ। दूसरे हाफ के ऊपर। तो अगर हमारे पास अगर हम ये कहें कि n क्यूबिट फंक्शन जो है या n क्यूबिट बल्कि इसको कहें n क्यूबिट फंक्शन जो है अगर वो कांस्टेंट है
क्योंकि n तक हमारे पास क्यूबिट्स हैं, तो वो कांस्टेंट है। तो फिर इस केस के अंदर हमारे पास दो तरह की इनपुट्स के नतीजे में, जितनी आप इनपुट्स दे रहे हैं उनके नतीजे में दो तरह की आउटपुट्स आ सकती हैं, जिसमें एक आउटपुट जो है वो आधा हिस्सा उसका 0 हो सकता है और आधा हिस्सा उसका 1 जो है वो हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है डज नॉट राइज इन द प्रैक्टिकल कंप्यूटर एप्लीकेशंस वेरी ऑफन। जो प्रैक्टिकल कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं उनमें नहीं होता। तो जो दिस लैक ऑफ एपेबिलिटी इन पार्ट्स एक्सप्लेन वाई फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग लैंग्वेज फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड। तो इसी वजह से फिर जो है क्वांटम कंप्यूटिंग को, यानी कि क्लासिकल कंप्यूटिंग की आप बात करें तो उसके अंदर इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास आते हैं। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आ जाएं तो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हमें इन टास्क को चेंज करना पड़ता है और दूसरे ऑपरेशंस जो हैं वो कोड्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ते हैं। अब जो कंप्यूटेशनल टास्क हैं, यानी कि आपके पास जो कंप्यूटेशनल करने के तरीक़ाकार हैं जितने भी, ठीक है, उनकी कोई जो है वो आप कह लें कि कोई शॉर्टेज नहीं है। और ये कंप्यूटेशनल टास्क जो होते हैं इनको हम फास्टर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपने एक एफिशिएंट जो है वो एयरलाइन का शेड्यूल बनाना है या प्लानिंग करनी है किसी लेआउट की, कोई माइक्रोचिप्स की, या ऑप्टिमाइज़ करने हैं जो डिज़ाइन ऑफ कार्स के, ये तमाम एग्जांपल्स किस चीज़ की हैं? ये कंप्यूटेशनल टास्क की। एक बंदे ने कोई लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की, तो वो भी कंप्यूटर के अंदर टाइप करेगा तो वो लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स की वो बना लेगा, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटेशनल टास्क हैं। लेकिन अगर ये सारे कंप्यूटेशनल टास्क जो हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, साइज़ होने का बड़ा मतलब यह है कि डेटा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो आपका क्लासिकल कंप्यूटेशनल है उसके लिए इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट या रूट्स हैं या नंबर ऑफ़ माइक्रोचिप्स कंपोनेंट्स हैं या और इसके अलावा और इकट्ठे और बहुत सारे इसके साथ जो हैं वो चीज़ें आप अटैच कर दें, तो अब ये सिस्टम क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। अब क्वांटम कंप्यूटर का यही फ़ायदा होता है कि क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम जो है वो परफॉर्म करता है, लेकिन जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है वो मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम नहीं कर सकता। तो अब इसके अंदर जो है वो जो हमारे पास मैथमेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मैथमेटिक्स जो है वो बेसिकली जो शुरू में इस्तेमाल किया गया इसके लिए क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए, तो वो बेल लैब्स थी। बेल लैब्स के अंदर ही C++ जो है उसको डेवलप किया गया था। तो पीटर शोर और बेल ये दो थे जिन्होंने कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनको डिस्कवर किया था। शोर जो है इसका एक बहुत फेमस है जिसको हम कहते हैं शोर एल्गोरिदम, ठीक है, वो आगे मैं पढ़ाऊँगा कि वो शोर एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है। अब जो 1994 में इसमें पीटर शोर और जो AT&T बेल लैब्स थी, इन्होंने डिस्कवर किया हाउ टू मेक ए क्वांटम कंप्यूटर फैक्टर अ लार्जर इंटीजर सुपर एफिशिएंटली, यानी कि आप लार्जर इंटीजर यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो इकट्ठा हो रहा हो, वो ऐसा कंप्यूटर जो है वो बनाया जाए, यानी कि जो परफॉर्म करने में जो टास्क हैं, कंप्यूटेशनल टास्क हैं बहुत सारे, अगर वो क्लासिकल कंप्यूटर आपका फेल हो जाता है तो कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट की जाए कि जिसकी मदद से मल्टीपल टास्क जो हैं उनको परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। तो इन 1994, अच्छा ये मैं जो है ना ये सारा मैं लिखूँगा नहीं है, ठीक है ना, ये मैं इसको पढ़ ज़्यादा मैं आपको समझा दूँगा, बाकी आप ये जो है ना उससे वो करवा लीजिएगा कापी, ठीक है, ये देख लें, ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 1994 के अंदर पीटर शोर
of AT and T Bell Labs ने डिस्कवर किया हाउ टू मेक ए क्वांटम कंप्यूटर, डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ए क्वांटम कंप्यूटर। कि किस तरह आप एक क्वांटम कंप्यूटर जो है फैक्टर उसको बना सकते हैं लार्जर सुपर एफिशिएंट। जो कि सुपर एफिशिएंट हो। तो अब ये वैसे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है कि जो एबिलिटी है इस फैक्टर की कि हम इसको लार्ज इंटीजर तक एफिशिएंटली लेके जाएं, तो इसके लिए हमें की ज़रूरत होगी जो इसको क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स के ज़रिए ब्रेक करे। मैं एक बहुत बड़ा फैक्टर बना लिया तो फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर बना लिया तो उसको इनक्रिप्ट करना है। क्रिप्टेड है, क्रिप्ट को इनकोड होता है ना, ये जैसे आपके मैसेज होते हैं व्हाट्सएप के अंदर जा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं ये क्रिप्ट है, इनको कोई इनक्रिप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब हैकर्स होते हैं कि जो इनको इनक्रिप्ट भी कर लेते हैं। यानी कि वो जो जब आप मैसेज लिखते हैं ना, तो वो मैसेज जब ट्रांसफ़र होता है इन डेटा फॉर्म तो उसकी शेप बदल जाती है, वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब दूसरे के मोबाइल के ऊपर वो आता है तो वो दोबारा उसी लैंग्वेज में आ जाए। इसको कहते हैं कोड को इनक्रिप्टिंग करना, ठीक है, क्रिप्ट करना और इनक्रिप्ट करना। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो बेल लैब के अंदर 1994 में इन्होंने ये इस फैक्टर को चेक किया कि जिसके ज़रिए जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, यानी कि वो जिनके अंदर डेटा जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो although it seems a difficult problem, तो ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। द एबिलिटी के जो एबिलिटी आपके पास टू फैक्टर लार्ज इंटीजर्स, कि आपने जो है वो फैक्टर करना लार्ज इंटीजर्स को एफिशिएंटली, ठीक है जी, एफिशिएंटली उनको लार्ज करना है। तो ये आपके पास एक की है, इज़ द की टू ब्रेकिंग। तो ये आपके पास एक की है कि आप ब्रेक करें वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर cryptographic scheme currently in use the RSA क्रिप्टो सिस्टम। ये RSA क्रिप्टोग्राफी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर ही, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास ये RSA क्रिप्टो सिस्टम है, इसको डिस्कवर किया था रोलैंड रिविस्ट ने और आदि शेमर ने और लेनार्ड एल्डमैन ने। ये 3 लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम को डिस्कवर किया था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो सिस्टम, RSA क्रिप्टो सिस्टम। इन्वेंटेड बाय रोनाल्ड रिवेस्ट एंड कोवर्कर्स, और इसके जो बाकी साथी थे जिनके मैंने नाम वो बोले हैं, आदि शेमर, लेनार्ड एल्डमैन। तो ये सारा काम जो है इसको रिवर्स जो है इसने 1978 के अंदर इसने इसको परफॉर्म किया। तो अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये क्रेडिट जो है वो किसको जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं ओवर द इंटरनेट, तो यहाँ पर जो RSA क्रिप्टो सिस्टम है ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन को। ये आप कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे थे, ये बैंकिंग के ज़रिए भी जो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, RSA क्रिप्टो सिस्टम जो है वो उसको सिक्योर करता है, ठीक है, वो चेंज कर देता है उन कोड्स को। आप उनको इनक्रिप्ट जो है वो नहीं करा सकते। वो क्रिप्टो सिस्टम जो है उसने वो क्रिप्ट किए होते हैं वो वाले जो कोड होते हैं। तो RSA क्रिप्टो सिस्टम is used to protect, तो ये प्रोटेक्ट करता है योर कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शंस है, अब वो ट्रांजैक्शंस वो बैंकिंग की भी हो सकती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी हो सकता है, वैसे भी जो आप वायरलेस से मैसेज कर रहे होते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। आम मोबाइल से जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं वो भी क्रिप्टेड होता है, ठीक है। यानी कि एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है रास्ते के अंदर, वो चाहता है कि मैं कोई ममालक होते हैं उनके दरमियान में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हैकर्स होते हैं दूसरे मुल्कों की एजेंसी के, जो उनको इनक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो कोड्स की फॉर्म में जा रहा होता है और आगे से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो ये क्रिप्टो सिस्टम्स लगाए होते हैं। ये जितना व्हाट्सएप वालों जो है वो ये कहते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट नहीं हो सकता, लेकिन इनका मैसेज भी अब इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। वो हैकर्स उसको इनक्रिप्ट जो है वो कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्रिप्टो सिस्टम यानी कि जिसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको किसके ज़रिए सेव किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी के, ठीक है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा इसका मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन कि भाई किन्होंने ये सिस्टम किया था। अब आगे हमने इसको फर्दर जो है वो डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करना है। तो इसमें जो है ये मैं कुछ हिस्ट्री इसकी बताऊंगा थोड़ी सी आपको। द आर्ट ऑफ कंसीलमेंट। तो कंसीलमेंट का मतलब ये है कि जब आपके पास जो है वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, क्या है,
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आपने उसको हाइड करना है, उसको छुपाना है। ठीक है, आर्ट ऑफ कंसीलमेंट। आर्ट ऑफ कंसीलमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन को छुपाना। कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना। ठीक है, तो जो भी आपके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे मिलिट्री प्लेन्स हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस हैं, इनको जब एक्सचेंज किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये आप करते हैं ना, ट्रांजैक्शन करते हैं बैंकिंग से, आप ऐप से अपनी ट्रांजैक्शन की, तो ये बेसिकली इनको हाइड किया जाता है ऐसे इन्फॉर्मेशन को। कोई रास्ते में कोई हैकर जो है उसको हैक ना कर ले उस इन्फॉर्मेशन। होती है हैक भी, ठीक है, लोगों के अकाउंट में से पूरे पूरे पैसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो पीपल रूटीनली इनको जो है वो क्या करते हैं, स्क्रैम्बल करते हैं या इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग सीक्रेट कोड्स। ठीक है, तो ये मैसेज जो है ये सिक्योर है एज लॉन्ग एज अनस्क्रैम्बल। जब अनस्क्रैम्बल का जब तक इनको तोड़ नहीं दिया जाता, ठीक है, या इनको डीक्रिप्ट नहीं कर दिया जाता। जिस वक्त तक ये इनक्रिप्ट फॉर्म में या डीक्रिप्ट नहीं हुए, उस वक्त तक ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वो सेफ़ है, सिक्योर है। तो मैसेज जो है वो कंप्यूटेशनली इंट्रैक्टेबल होता है। ठीक है, आप कंप्यूटेशनली इसको इंट्रैक्ट करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जो अब यूज़ है आपके पास कोडेड मैसेज का, ये अभी जो हमने स्टार्ट किया ये तब से स्टार्ट हुई है चीज़ जब इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा शुरू हुआ था। तो आप समझ लें कि ये एक न्यू ईरा है जिसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट की गई हैं। तो जो फर्स्ट नॉन कोडेड टेक्स्ट है इन ए स्मॉल पीस, वो उसको अगर हम राइट करें तो ये सबसे पहले 1500 BC के अंदर राइट डाउन किया गया था, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि उस ज़माने में भी 1500 BC के ज़माने में भी ये जो थी आपके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट जो है वो मौजूद था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है इस मेथड को कि आप मेक करें ग्लेज फॉर इट डिस्कस, हाँ कि आप जो है वो रिकॉर्डिंग जो है ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन ए कोड, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी आपने, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसको एक कोड की फॉर्म में रिकॉर्ड कर। ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस गिवन should be recorded in the form of a code। तो इसको कोड की फॉर्म में आप कर लें। तो जो एशियंट ग्रीक्स थे इन्होंने यूज़ की थी क्रिप्टोग्राफिक स्कीम जिसे हम कहते थे साइटिल। ठीक है, द एशियंट ग्रीक्स, ये ग्रीक्स कब होते थे, यूनान के लोग जो हैं बिफोर क्राइस्ट, उस ज़माने में ये ग्रीक होते थे इन्होंने। और ये ग्रीक्स आपको शायद पता होगा कि ये मैथमेटिक्स को इन्वेंट करने वाले ये ग्रीक्स ही थे। ठीक है, तो ये जो ग्रीक्स हैं इन्होंने यूज्ड है क्रिप्टोग्राफिक स्कीम, इन्होंने यूज़ की थी क्रिप्टोग्राफिक स्कीम नोन एज स्काइटल। जिसको आप स्काइटल का नाम देते हैं।
तो इट कंसिस्टेड ऑफ लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ रैप्ड अराउंड ए स्टिक ऑन विच ए मैसेज वाज रिटन इन ए वर्टिकल कॉलम। ये क्या होता था कि एक लॉन्ग स्ट्रिप होती थी जिसको कपड़े से लपेटा जाता था और कपड़े से लपेटने के बाद इसके ऊपर मैसेज जो है वो वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में लिखा जाता था। ठीक है जी। इट कंसिस्टेड ऑफ ए लॉन्ग, ठीक है, ये कंसिस्ट करती थी एक लॉन्ग थिन स्ट्रिप के ऊपर ऑफ क्लॉथ रैप, जिसको रैप किया गया है अराउंड ए स्टिक on which the message is written, जिसके ऊपर मैसेज जो है वो राइट डाउन किया गया है इन वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स के अंदर। तो जब आप क्लॉथ जो है उसको अनवुड करते थे और रिमूव करते थे फ्रॉम द स्टिक, तो लेटर्स जो हैं जो मेड अप होते थे मैसेज से अपीयर टू बी स्क्रैम्बल्ड, तो स्क्रैम्बल हो जाते थे। ठीक है, यानी कि वो हाइड हो जाते थे, उनकी स्क्रैम्बलिंग जो है वो हो जाती थी। तो व्हेन द क्लॉथ इज वॉज अनवुंडेड, यानी कि उसको जब उतार दिया जाता था, अनवुंड कर दिया जाता था। ठीक है जी, जब उसको उतार देते थे उसके ऊपर से क्लॉथ को, एंड रिमूव फ्रॉम द स्टिक, एंड रिमूव्ड फ्रॉम द स्टिक, और उसको स्टिक से रिमूव कर दिया जाता था। ठीक है, द लेटर दैट मेड अप ऑफ मैसेज दैट मेड अप ऑफ द मैसेजेस, जो कि मैसेजेस से बने होते थे, सॉरी, ऑफ द मैसेज अपीयर टू बी स्क्रैम्बल्ड। तो वो जो है वो स्क्रैम्बल्ड जो है वो लेटर जो हैं वो हो जाएंगे। अब ये मैसेज जो है आपके पास, जिसको कि आपने स्क्रैम्बल्ड कर दिया, ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये जब स्क्रैम्बल्ड हो गया तो इट मीन्स कि ये फिर इसको आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब मैसेज जो है, यही वाला मैसेज जो स्क्रैम्बल्ड हो गया है, इसको however the message could be decoded। अब ये मैसेज है ये डी कोड हो सकता है बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यानी कि जिसको मिला है वो, जिसको मैसेज मिला है वो इसको डी कर सकता है। हु पोजेस ए स्टिक,
जिसके पास के स्टिक है, ठीक है जी, वो इसको डी कोड कर सकता है जिसके पास स्टिक है। दैट वाज शेप्ड आइडेंटिकली, और उसकी उसी तरह की शेप जो है वो बनाई गई है टू ओरिजिनल स्टिक, ओरिजिनल स्टिक की तरह, जिस उस स्टिक के ऊपर ऑन विच द क्लॉक वाज वूंड, ऑन विच द क्लॉथ वाज वूंड, जिसके ऊपर के आपने कपड़े को लपेटा हुआ था। When the secret message was written, जब सीक्रेट मैसेज जो है उसको राइट डाउन जो है वो किया गया था, ठीक है जी। तो ये कब का इस्तेमाल हो रहा है? ग्रीक्स के ज़माने में ये काम वो इस तरह स्टिक्स के लिए करते थे। अब जो रोमन एम्पायर है, इसका भी नाम आपने सुनेगा, जूलियस सीजर इज़ नोन टू हैव टू यूज़ ट्रांसपोजिशन कोड इन विच द करैक्टर इन ए मैसेज वाज डिस्प्लेस्ड 4 करैक्टर्स अहेड इन द अल्फ़ाबेट। तो जूलियस सीजर है वो भी ये टेक्निक यूज़ करता था। वो क्या करता था कि जो अल्फ़ाबेट्स होते थे उनके करैक्टर्स 4 करैक्टर्स की फॉर्म में लिख देता था। ये मैसेज जो है, जैसे कि वो लिख देता ब्रूटस माइट बिट्रे मी, कि ब्रूटस ने जो है मुझे बिट्रे किया। बिट्रे का मतलब होता है मुझे धोखा दिया है या मेरे साथ गद्दारी की है या इस तरह का काम किया। तो इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता था एज ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब वो मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखता हूँ, आपको खैर समझ तो नहीं आएगी है कि वो क्या, मतलब वो कोड की फॉर्म होती है जिसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उसने कहा कि जूलियस सीजर ने कहा कि एक मैसेज भेजा है कि मुझे जो है ब्रूटस माइट बिट्रे मी, कि हो सकता है कि ब्रूटस मुझे बिट्रे करे, मेरे साथ धोखा करे, ठीक है, ब्रूटस माइट बिट्रे मी। अब ये मैसेज जूलियस सीजर ने भेजा, ठीक है, इसको कोट कर लें। अब इसको जब आप इनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, इनक्रिप्ट, अब जब ये इनक्रिप्ट होगा तो ये इनक्रिप्ट जो है वो एज द टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा। इसके अंदर स्ट्रिंग्स आ जाएंगे करैक्टर्स के। ये आप चीज़ पढ़ चुके हो मैं इसके अंदर C++ में, FVYXYWQMKLX FIXECQG, ये कोई इस तरह का मैसेज इस तरह जाएगा। ये मैसेज जो है ये इस तरह है। अब ये कोई समझ नहीं आ रही है क्या बकवास लिखी हुई है, ठीक है ना। ये अब कोड की फॉर्म में कन्वर्ट, ये आपने इसको रट्टा नहीं लगाना है, मैं वैसे बता रहा हूँ क्या। हाँ वही ना, वो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, बस ये है कि ये इस तरह उसने ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो अब जब आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं उस ज़माने की आपको बता रहा हूँ जब ग्रीक्स होते थे, रोमन एम्पायर होते थे, वो भी क्रिप्टोग्राफी, इसका मतलब है कि वो भी कोडिंग को, ब्रेकिंग और इस चीज़ को यूज़ करते थे। फिर मॉडर्न टाइम्स है, दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जारी बात है कि तरक्की जो है वो करती चली गई। तो मशीन्स जो हैं वो डेवलप की गई टू इनकोड एंड डिकोड मैसेज यूजिंग सोफिस्टिकेटेड न्यू कोड्स। फिर नए कोड्स बना के ऐसी मशीन्स बनाई गई कि जिनकी ज़रिए आप नए कोड्स जो हैं उनको डी कोड कर सकें। तो एनिग्मा मशीन वाज इन्वेंटेड अराउंड 1980 बाय आर्थर
एक आर्थर एक साइंटिस्ट था, इसने 1918 में एक मशीन बनाई जिसको हम कहते हैं एनिग्मा। ठीक है, ये मशीन जो है अब क्या मॉडर्न एज में जो है वो डेवलप किए गए इन मोर मॉडर्न टाइम्स। मशीन हैव बीन डिवेलप्ड, तो मशीन जो हैं उनको डिवेलप किया गया टू इनकोड एंड डीकोड मैसेजेस। इनकोड और डीकोड करने के लिए मैसेजेस यूजिंग सोफिस्टिकेटेड न्यू कोड्स। जिनके अंदर सोफिस्टिकेटेड न्यू कोड्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया। तो एनिग्मा मशीन, द एनिग्मा मशीन वाज इन्वेंटेड। तो एनिग्मा मशीन जो है इसको इन्वेंट किया गया अराउंड 1918 के अराउंड बाय आर्थर शेरबियस इसका पूरा नाम था। When promoted its use, और इसने प्रमोट किया इसके यूज़ को फॉर सिक्योर बैंकिंग कम्युनिकेशंस। बैंकिंग कम्युनिकेशंस के लिए। तो इसको जो है 1926 के अंदर जर्मन नेवी जो है और जर्मन आर्मी ने 1928 में इसको अडॉप्ट किया और जर्मन एयर फोर्स ने इसको 1935 के अंदर अडॉप्ट किया इस टेक्निक को। तो इसको जो है फिर विड्रॉन कर लिया गया था फ्रॉम पब्लिक यूज़ आफ्टर द जर्मन नेवी अडॉप्टेड। मतलब जो पहले जो है कि वो लोग भी इसको यूज़ करते थे बैंकिंग पर्पसेस के लिए। फिर उनको वर्ल्ड वार जब हुई थी, पहली वर्ल्ड वार 1915 के अंदर, तो उसके बाद फिर जर्मन्स को आपको पता है कि उसके अंदर शिकस्त हुई थी बहुत बड़ी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो उसके बाद जो है वो जर्मन्स ने उन्होंने काम अपना इंतकाम लेने के लिए शुरू कर दिया था। वो इस तरह के जो मुख्तलिफ टेक्निक्स थी उनको उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर जब जर्मन ने इसको अडॉप्ट किया तो उसके बाद फिर जो आम पब्लिक लोग थे वो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये उस वक्त तक लेकिन वर्ल्ड वाइड के ऊपर लोगों को पता चल चुकी थी, यानी कि थ्रू आउट द क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिटी। मतलब अक्सर जो लोग क्रिप्टोग्राफी का काम करते हैं, मतलब ये कि सिर्फ ये जर्मन तक महदूद नहीं थी, ये चीज़ यूरोप के अंदर भी फैल चुकी थी उस वक़्त। और उसके बाद ये अमेरिकन ने, और वो अमेरिकन तो वैसे ही बड़े तेज़ थे, उन तक भी ये चीज़ जो है वो पहुँच चुकी हुई थी। तो खैर ये उसके बाद जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको भी पता चल गया इस चीज़ का। तो उन्होंने भी इसके लिए जो है वो एनिग्मा मशीन जो है वो अपनी मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी ब्रिटिश ने। यानी कि ब्रिटिश ने भी की, जर्मन ने भी की। काम गया उस मशीन का क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग अनकोडिंग जो है उसने करनी है। जर्मन जो थे उन्होंने फिर वर्ल्ड वार 2 के अंदर इन्होंने एनिग्मा मशीन को यूज़ किया एज एन मोर एलेबोरेट लॉरेंस मशीन, मज़ीद इसको एडवांस कर दिया।
ठीक है। उस एनिग्मा मशीन को इन्होंने फिर नाम दे दिया लॉरेंस मशीन का। जर्मन ने, ये जर्मन असल में उस वक्त कर रहे थे, इनको था कि इनको बहुत कुट पड़ी थी इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, ठीक है। अमेरिकन और उनके जो इत्तेहादी थे और जो यूरोप, उन्होंने बहुत मारा था इनको। तो फिर हिटलर ने जो है उस वक्त वो बेड़ा उठाया कि मैं इस चीज़ का इंतकाम लूँगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये हार गए थे सेकंड वर्ल्ड वार जो थी। तो उसके अंदर अब इन्होंने जो है यही मशीन, जिसको एनिग्मा का नाम दिया, वर्ल्ड वार 2 के अंदर इन्होंने इस मशीन को और सोफिस्टिकेट किया और एनिग्मा मशीन जो है इसे लॉरेंस मशीन का नाम दे दिया। तो ये क्या करती थी, ये ऑर्डर्स पास करती थी बिटवीन जर्मन हाई कमांड एंड ऑफिसर्स इन द फील्ड। मतलब वो कोडिंग के फॉर्म में ऑर्डर्स होते थे, जो हायर और जो उनके ऑफिसर्स होते थे ग्राउंड के अंदर बैटल कर रहे होते थे, उनके दरमियान में इसको ट्रांसफ़र किया गया था। तो जो एनिग्मा कोड है वाज यूज फॉर कम्युनिकेशन विद जर्मन सबमरीन्स। उस ज़माने में सबमरीन भी बन गई। सबमरीन आपको पता है वो पानी के अंदर होती है। तो ये जो एनिग्मा कोड है ये जर्मन सबमरीन्स भी यूज़ करती थी अपनी कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो जर्मन सबमरीन्स थी इनको कहते थे यू बोट्स का इनको नाम जो है वो दिया जाता था। और इसके अंदर जो लॉरेंस कोड है, जिसको हम फिश कोड भी कहते हैं टू द ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स। लॉरेंस कोड कहते थे जर्मन और फिश कोड कहते थे ब्रिटिश, ठीक है। लॉरेंस कोड से ये बना ब्रिटिश, इसको जो कहते थे वो इसको कहते थे फिश कोड। और लॉरेंस कहते थे जर्मन्स। यानी कि उस वक्त सिर्फ ये जो चीज़ है ये सिर्फ जर्मन यूज़ नहीं थे कर रहे, ये ब्रिटिश जो आर्मी थी वो भी कर रही थी। तो ये अब जो जर्मन आर्मी और जो ब्रिटिश आर्मी है ये अपने हायर ऑफिसर्स और जो नीचे ऑफिसर्स होते थे जो कि बैटल फील्ड के अंदर जंग कर रहे होते थे, उनके दरमियान इसके ज़रिए, इन कोड्स के ज़रिए वो क्या करते थे, वो मैसेजिंग करते थे, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग है एनिग्मा या लॉरेंस इनक्रिप्टेड कोडेड मैसेजेस की क्विकली बिकम ए मिलिट्री प्रायोरिटी। मतलब कि ये एनिग्मा या लॉरेंस कोड है ये उस वक्त फिर मिलिट्री की एक प्रायोरिटी बन के ब्रिटिश और अमेरिकन बोथ जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किए कोड ब्रेकिंग सेंटर्स। और उसके अंदर उन्होंने न्यू जनरेशन के कोड जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। अब मतलब वो इससे भी ऊपर जो है वो, यानी कि जिसको और ज़्यादा इनक्रिप्ट करना जो है वो मुश्किल हो गया। तो ब्रिटेन के अंदर जो सेंटर वाज लोकेटेड विद इन ए मैनर हाउस नोन एज बेल्चरी पार्क, तो इन्होंने सेंटर्स डेवलप कर दिए। मतलब वहाँ पर पूरे लाकर क्रिप्टोग्राफी के रिसर्चर्स बिठा दिए कि जिन्होंने ये काम जो है वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। कि वो उन सेंटर्स के अंदर इन कोड्स को बनाते थे, फिर इन्हीं कोड्स को इनकोड करने का तरीका भी जो है वो बनाते थे। तो ये जो बेल्चरी पार्क टीम है इसने जो है वो कंपोज किया एक्सक्लूसिवली ऑफ मैथमेटिशियंस की मदद से, जिसमें एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन था ऑकले, ठीक है। उसने एक कोड जो है उसने भी डेवलप किया इसी तरह, ठीक है। अब ये चीज़ जिसकी बुनियाद रखी गई थी इस कोड की, डेले कॉनेक्स, ठीक है। डेले कॉनेक्स जो है वो एक मशहूर ग्रीक स्कॉलर है। डेले कॉनेक्स, ठीक है। डेले कॉनेक्स जो है ये एक फेमस ग्रीक स्कॉलर है, एक मशहूर ग्रीक
स्कॉलर है। तो इसने अनस्क्रैम्बल्ड कर दिया एनिग्मा इनकोडेड मैसेजेस को, इसने अनस्क्रैम्बल्ड कर दिया उनको, ठीक है। और एनिग्मा इनकोडेड मैसेज को किसके लिए? इटालियन नेवी के लिए। ये उस वक्त इसने किया जब स्पेनिश सिविल वार जो है वो हो रही थी। इसी वक्त बिल ट्यूटी एक और बंदा था एट दैट टाइम, ये बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने रिकंस्ट्रक्ट किया 1942 और 1943 में एक लॉरेंस मशीन को, जो इसको इनेबल करती थी टू टैकल सम ऑफ द फिश कोड्स, यानी कि जिसकी मदद से ये फिश कोड्स को टैकल जो है करता था। किसमें? बिल ट्यूट, ये क्या था? बायोलॉजिस्ट। ठीक है जी, ये क्या था? ये बायोलॉजिस्ट था। तो इसने जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया लॉरेंस मशीन को। कब? इन रिकंस्ट्रक्ट लॉरेंस मशीन इन 1942 एंड 1943। किसके लिए? टैकल करने के लिए फिश कोड्स को, टू टैकल फिश कोड्स को टैकल करने के लिए। अब डिस्पाइट ऑफ द स्किल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स द नीड टू यूज टू मशीन टू ब्रेक द कोड्स क्विकली बिकम अपेरेंट। अब ये जो ब्रेक ऑफ कोड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपेरेंट होना शुरू होगा, लोगों को पता होना चलना है कि भाई इस तरह आप जो कोड्स हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं। तो अ मशीन दैट रीज्ड इन ए कोडेड मैसेज, और जो अनस्क्रैम्बल करती थी इट बाय अप्लाइंग सम सिस्टमैटिक एल्गोरिदम, इज़ नथिंग अदर दैन ए टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन का मतलब है कि वो जो उन कोड्स को इन कोड, अब लोगों को ये पता लगना शुरू हो गया था कि भाई ये इस तरह मैसेजिंग हो रही है, यानी कि कोड्स की फॉर्म में मैसेज हो रही है जो कि क्रिप्टेड कोड है, और आपने उन कोड्स को ब्रेक करना है। तो फिर उनके लिए टर्निंग मशीन्स जो हैं वो बनानी शुरू कर दी ताकि वो कोड्स जो हैं वो क्या हो सके, वो ब्रेक हो सके, ठीक है। तो एलन टर्निंग जो है वाज इनलिस्टेड इनटू ए ब्रिटिश कोड ब्रेकिंग एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। ये एक मशीन जो थी ये वर्ल्ड वार 2 के अंदर ब्रिटिश ने बनाई थी, जो क्या करती थी, इन कोड कर देती थी जर्मन्स के कोड्स को, क्योंकि पहले जब जंग शुरू हुई थी तो वो जर्मन्स और ब्रिटिश के दरमियान शुरू हुई थी, ठीक है। वो ये तब हुई थी कि जब हिटलर ने पोलैंड के ऊपर और उसने 2-3 मुल्क जो थे साथ के उन पे हमला कर दिया था एकदम। ये आप अगर हिस्ट्री पढ़े ना तो उसके अंदर, तो उस वक्त फिर ब्रिटिश जब आए वर्ल्ड वार 2 के अंदर, जब उन्होंने देखा कि ये तो पूरे यूरोप के ऊपर ही कब्जा करने लगा है, तो उन्होंने फिर ये वाली जो टेक्निक, जो जर्मन उस वक्त पहले आगे थे वो खामोशी से ये वाला काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुनिया के अंदर लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि भाई ये जो इनक्रिप्शन है ना और क्रिप्शन जो है ये इस्तेमाल हो रही है। टर्निंग जो है इसने जॉइन द कोड और साइफर स्कूल एट बैचलर पार्क द फर्स्ट कोड ब्रेकिंग मशीन कॉल्ड टर्निंग बॉम्ब्स। पहली जो कोड ब्रेकिंग मशीन थी उसको टर्निंग बूम्स का नाम जो है वो दिया गया। द फर्स्ट कोड ब्रेकिंग मशीन, तो पहली जो कोड ब्रेकिंग मशीन थी कॉल्ड ट्यूरिंग बूम्स। तो इसको ड्राइव किया गया था फ्रॉम सिंपलर पॉलिश कोड ब्रेकिंग मशीन।
फ्रॉम सिंपलर पॉलिश कोड ब्रेकिंग मशीन इन 1930s। तो पॉलिश जो थे उन्होंने, ये भी यूरोपियंस ही थे, इन्होंने इसको 1930s में यूज़ किया। तो जो पॉलिश मैथमेटिशियन थे उन्होंने वर्क किया पॉलिश गवर्नमेंट के साथ, और एनिग्मा इनकोडेड मैसेजेस जो थे जर्मन मिलिट्री के इन 1930 उनको डी कोड करना शुरू कर दिया। तो ये जो एबिलिटी थी ये लॉस हुई तब तक जब तक जर्मन जो हैं उन्होंने इससे ज़्यादा मज़ीद सोफिस्टिकेटेड मशीन जो हैं वो नहीं बना दी थी। अब मतलब ये चीज़ तो दुनिया के अंदर फैल गई थी। तो ट्यूरिंग बम जो है वर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्ट इन डिज़ाइन था इसका, और उसके बाद कुछ और मशीन्स भी जो हैं वो कुछ कैम्ब्रिज मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने बनाई। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये काम बढ़ता चला गया। तो 1940 तक बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो हैं वो इस मैदान के अंदर आ चुके थे, और ये जो ट्यूरिंग बॉम्ब्स हैं इनको बिल्ट किया गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और 200 मशीन्स बनाई गई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बाय द एंड ऑफ वार। 200 यानी कि 200 तक उन्होंने मशीन्स जो हैं वो बना ली। उसके बाद जो है जब ये मशीन्स यूनाइटेड स्टेट में बनी ये बहुत इफेक्टिव थी, तो ब्रेकिंग जो है सम कीज़ की वर्चुअली एवरी डे दे ब्रोक टोटल ऑफ 186 डिफरेंट कीज़, 186 डिफरेंट कीज़ को, मतलब आप वो जो कोड क्रिप्ट हुआ होता है ना उस पर की लगी होती है। चाबी, की का मतलब होता है चाबी, ताला आप चाबी से खोलते हैं, ठीक है। तो जब आप चाबी से ताले को खोलते हैं तो वो कोड को डी कोड जो है वो आप कर देते हैं। तो 186 जो डिफरेंट थी, तो 210 जो मशीन्स हैं ये बनी इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है। और 200 इन यूएसए और 200 यूएसए के अंदर। तो 186 डिफरेंट कीज़ जो हैं इनको ब्रो किया गया रोज़ाना, डेली 186 डिफरेंट कीज़ ब्रोकन इन द वार। 186 कीज़ जो हैं वो ब्रोक होती थी रोज़ाना वार के अंदर। तो बाय 1943 ब्रिटिश और अमेरिकन जो हैं वो रीड कर रहे थे एन एवरेज ऑफ 2000 टू 3000 सीक्रेट जर्मन मैसेजेस अ डे। अब वो इधर तक वो जर्मन से भी आगे निकल गए, ठीक है। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने रीड करते रीडिंग 2000 से 3000 जर्मन मैसेजेस पर डे। वो अभी इतने मैसेजेस जो हैं जर्मन के, वो यानी कि जर्मन तो सारे एक्सपोज हो गए ना, वो कर रहे थे। तो जो ये ट्यूरिंग बॉम्ब थे टुक फ्रॉम 14 to 55 आवर्स टू ब्रेक इन ईच एनिग्मा इनकोडेड मैसेज,
ये 14 से 55 घंटे लेते थे ब्रेक करने के लिए एक एनिग्मा कोड को, ठीक है। ट्यूरिंग bombs took 14 to 55 आवर ये लेते थे टू ब्रेक ईच एनिग्मा कोड, हर एक एनिग्मा कोड को, ठीक है जी। कितना टाइम लेता था? 14 से 55 घंटे। एनिग्मा इनकोडेड मैसेजेस, ठीक है जी। इतना टाइम लेते और जर्मन जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से इनको इनकोड नहीं कर पा रहे जो ब्रिटिश और उनकी आर्मी जो अमेरिकन की कर रही थी। तो स्पीड यहाँ पर क्रूशल है कि आप कितनी जल्दी या कितनी तेज़ी से आप उसको इनकोड कर लेते हैं। तो जब मैसेज जो है उसको डिक्रप्ट किया जाता है बिफोर असल मैसेज जो है वो आपके पास होता है, तो जो ओल्ड टर्निंग बूम मशीन थी वर सिंपली टू स्लो टू गेट इनटू द जॉब डन इन टाइम। यानी कि ये जो पुरानी वाली मशीनें थी, ये जो पहले बनी थी, ये इतनी तेज़ी से इसको नहीं इनकोड करती थी। कॉन्सिक्वेंटली फिर ब्रिटिश इंटेलिजेंस कमीशन जो है उसने कंस्ट्रक्शन किया ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग ब्रेकिंग मशीन। अब एक इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग ब्रेकिंग मशीन आ गई जिसको किसने इन्वेंट किया? ब्रिटिश। ब्रिटिश इन्वेंटेड। अब ब्रिटिश जो हैं इन्होंने इन्वेंट की अब ऐसी मशीन के जो इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्रेकिंग मशीन थी। तो ये बेस करती थी बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? नहीं सुने आज तक? चलो कोई गल मैं अच्छा ये मशीन से किस पर बेस कर रही थी? वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर।
तो अब ये जो मशीन्स थी ये दे आर मच फास्टर दैन मैकेनिकल मशीन। वो जो पहली थी वो क्या थी, वो मैकेनिकल थी, ये इलेक्ट्रिक थी, विच आर मच फास्टर दैन मैकेनिकल मशीन्स। यानी कि अब मैकेनिकल से एडवांसमेंट हुई और किधर तक पहुंच गए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर। तो एट दैट टाइम देयर वाज नो कंप्यूटर इंडस्ट्री एज सच, सो ब्रिटिश हैज़ टू मेक डू विद द बेस्ट दे हैड। तो अब उस वक्त तो इनके पास कोई ऐसा था नहीं था मैकेनिज़्म, तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस यूज़ किया, विच आल्सो कंट्रोल द टेलीफोनिक सिस्टम। जो कि टेलीफोनिक सिस्टम उस ज़माने में पता है वो तारों वाले टेलीफोन होते हैं, वो आप ये देखें ना पुरानी फिल्म है वर्ल्ड वार 2 की, तो वो ऐसी लंबी सी तार लगा, तो जर्नल लगा होता है उसके ऊपर बात करने, इंस्ट्रक्शंस देने। ठीक है, ये फिल्में ज़रूर देखा करें, बहुत नॉलेज होता है इनके अंदर, इन मूवीज़ के अंदर बहुत सीखता लर्निंग करता है बंदा। ठीक है, तो वो तारें होती थी तो उनके ज़रिए वो फ़ोन करके, तो अब उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अभी हमने इलेक्ट्रिकल बनानी है, तो इनको अब आप जो है वो टेलीफोनिक तरीके से आप कोडिंग और डी कोडिंग जो है उसको शुरू कर दें। तो जो पोस्टल सरफेस थी सिंपली हैड मोर एक्सपीरियंस दैन एनी वन एल्स। उस वक्त उनकी जो पोस्ट उस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने फिर इस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को, यानी कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या थी, जहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो इस्तेमाल की। तो उनके पोस्ट ऑफिस जो है फिर उस वर्ल्ड वार 2 के अंदर इन्वॉल्व हो गए इस काम के अंदर। तो जो फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब ब्रेकिंग मशीन थी यूज एट बर्चले पार्क वाज कॉल्ड हीथ रॉबिसन। उसको हीथ रॉबिसन का नाम दिया गया एज ए रूड गोल्डबर्ग डिवाइस इन अमेरिका। ब्रिटिश में उसको हीथ रॉबिसन का नाम दिया गया और अमेरिका में उसको गोल्डबर्ग डिवाइस का नाम दिया गया, जो पहली कोड ब्रेकिंग वैक्यूम ट्यूब मशीन थी। ठीक है, द फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब कोड ब्रेकिंग मशीन used at Belche Park was called, ये बेल्चले पार्क था, इनकी लैब थी इंटेलिजेंस की, जहाँ पर ये इन्होंने सेंटर बनाया था। was called the Heath Robinson और इसको ये ब्रिटिश में इसको कहा गया और नोन एज गोल्डबर्ग, और गोल्डबर्ग का इसको नाम दिया गया डिवाइस इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश और अमेरिकन्स ये इकट्ठे लगे हुए थे इसके ऊपर काम करने, और जर्मन से ये बहुत आगे निकल चुके थे उस वक्त। और फिर उसके बाद जर्मन जो हैं उन्होंने पंगा ले लिया था रशिया के साथ। तो जिस कौम ने रशिया के साथ पंगा लिया वो कभी नहीं बची है, वो एट द एंड तबाही हुई है। तो एंड पे अब सबसे जो ब्रेकिंग था वो रशियंस ने उनके ऊपर जो है वो अटैक किया था। तो हीथ रॉबिसन जो है ये was used to tape loops that had to be kept synchronized and that broke frequently। तो इसमें लूप्स यूज़ की गई जिनको के सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि रेजोनेंस करवानी कोई दो चीज़ों के दरमियान। तो वो जब रेजोनेंस होती थी तो कोड ब्रेक हो जाता था।
यानी कि जो कोड इन क्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा होता था, जब उसको आप रेजोनेंट करते थे तो वो कोड जो है वो ब्रेक हो जाता था। दे वर नेवर यूज ऑपरेशनली बट दे डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट ए वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर। तो अब इससे थोड़ा सा और आगे उन्होंने चलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए जो है वो हम ये करते हैं कि अब कोई वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है, कोई इस तरह की ट्यूब बनाते हैं। कुड ब्रेक द फिश कोड्स प्रोड्यूस बाय द लॉरेंज मशीन। अब वो जो लॉरेंज मशीन उनकी थी जर्मन्स की, उनके ब्रेक्स को डीकोड करने के लिए उनके फिश कोड्स को कंप्यूटर टाइप कोई मशीन जो है उसको बनाया जाए। तो द रियल ब्रेक थ्रू वाज अनस्क्रैम्बलिंग द फिश कोड्स केम विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोलोसिस कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर तक जो बात है वो पाने की, तो जो मेन ब्रेक थ्रू था द रियल ब्रेक थ्रू, तो जो रियल आपके पास ब्रेक थ्रू था फॉर अनस्क्रैम्बल करने के लिए द फिश कोड्स को केम with the introduction, ठीक है। तो फिर इनको करने के लिए इंट्रोडक्शन किया गया ऑफ कोलोसिस कंप्यूटर। कोलोसिस कंप्यूटर, अब एक कंप्यूटर बन गया विच इम्प्लॉयड, जिसमें इम्प्लॉय किया गया सम 3500 वैक्यूम ट्यूब्स। अब आप अंदाज़ा करें कि ये कंप्यूटर कितना बड़ा होगा, जिसके अंदर 3500 वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो लगा दिए। तो इन ऑल 13 कोलोसिस मशीन्स वर बिल्ड। 13 जो हैं टोटल 13 कोलोसिस मशीन्स जो हैं उनको बिल्ड किया गया। और बिल्ड 13, यानी कि 13 क्लासेस कंप्यूटर जो हैं वो बिल्ड किए गए। टिपिकली दे कुड क्रैक ए फिश कोड इन 1 or 2 days। तो या 1 या 2 दिन में ये फिश कोड को क्रैक कर देती थी। एक क्रैक फिश कोड इन 1 or 2 days। तो सच अ मशीन वंस सक्सीडेड इन डूइंग सो इन 20 minutes। और फिर एक वक्त आया कि ये मशीन 20 मिनट में भी ये काम करती थी। आफ्टर दैट दिस मशीन was succeeded to encode in 20 minutes। फिर इसने इनकोडेड 20 मिनट्स में शुरू कर दी। अच्छा जी, उसके बाद अब जाहिर बात है कि डेवलपमेंट होती जा रही है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। On November 12, 1940, at the height of the World War II, फुल पीक पे चल रही थी World War II,
British military intelligence intercepted an Enigma encoded message from the German High Command to the commander of Germany War। ठीक है, जो कमांडर था वहाँ पर है कि जर्मन, उसका कोई कोड उसने भेजा तो उसको उन्होंने डी कोड जो है वो कर दिया। द जर्मन्स हैड नो आइडिया दैट द अलाइज कुड ब्रेक द एनिग्मा कोड। और जर्मन को इस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि जो ब्रिटिश और उसके अलाइज जो हैं, ब्रिटिश का था, ब्रिटिश के साथ अमेरिका था, ठीक है, दूसरे मुल्क थे और यूरोपियन थे, जर्मनी के साथ इटली था, बाकी जो यूरोपियन मुल्क हैं वो ब्रिटिश के साथ थे, ठीक है। तो उनको ये उस वक्त पता चला कि भाई हमारा तो कोड उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया। वो समझ रहे थे कि हमने जो एनिग्मा कोड बनाया ये हमें ही पता है, उनको ये नहीं पता था कि वो दूसरी साइड के ऊपर जो है वो इससे भी ज़्यादा तेज़ जो है वो चल रहे हैं। तो एंड वर रिमार्केबली एक्सप्लिसिट इन कम्युनिकेटिंग देयर ट्रू इंटेंशंस इन देयर कोडेड मैसेज। और उनकी जो ट्रू इंटेंशंस थी, मतलब जो वो कोड्स के अंदर भेज रहे थे, वो सारी की सारी ब्रिटिश जो है उनको और अमेरिकन को पता चल गया, ठीक है। द पर्टिकुलर मैसेज आउटलाइंड ए प्लान ऑफ बॉम्बिंग रेड November 14 ऑन द सिटी ऑफ कन्वर्ट्री एट इंडस्ट्रियल सेंटर इन द मिडल ऑफ इंग्लैंड। उनका प्रोग्राम था कि जो 14 सिटीज़ हैं इंग्लैंड के, उनके ऊपर जो है वो बम्बिंग की जाएगी। ये कोड उन्होंने भेजा था और इस कोड को जो ब्रिटिश थे और अमेरिकन थे उन्होंने अनकोड कर लिया। अनफॉर्चुनेटली द ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स misinterpreted the reference to convey and instead warn Winston Churchill, the British Prime Minister, that said was probably to be in the London। लेकिन जो ये कोड था ये वाला, ये मिस इंटरप्ट हुआ, यानी कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ब्रिटिश से सही तरह से नहीं हुई और उन्होंने जो उनका उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, उसको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है इसके बारे में, जो कि उस वक्त लंदन में था। बट देयर वाज ए पॉसिबिलिटी इट कुड बी कन्वे, कि ये कन्वे हो जाए। तो फिर क्या है कि 3 बजे November 14 जो रेडियो की टीम थी, यानी कि जो रेडियो के ऊपर बैठी हुई थी, उन्होंने डिटेक्ट किया इंटरसेक्टिंग डायरेक्शनल रेडियो बीम्स को ओवर द सिटी ऑफ कॉन्वेंट्री, विच कन्फर्म दैट कॉन्वेंट्री वाज इन डेड द टारगेट। उन्होंने जो है रेडियो सिग्नल्स के दिए ये पता लगाया कि जो कॉन्वेंट्री उनका सिटी था उसके ऊपर हमला होने वाला है, ठीक है। ये पहले जो उनकी मशीन थी उससे डीकोड नहीं हुआ था, रेडियो सिग्नल्स जो हैं उनके ज़रिए इस चीज़ को डीकोड किया गया था और फिर उसका इंटायरली ये क्लियर हो गया कि अब आगे इसके ऊपर हमला जो है वो होने वाला है। तो इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट इन द फॉग ऑफ वार द मैसेज वाज नॉट रिलेट टू ए हाई इनफ अथॉरिटी टू बी एक्टेड ऑन इफेक्टिवली। तो अगर आपके जो मैसेज हैं वो हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंच रही, सही तरह डीकोड हो गए, तो फिर हायर अथॉरिटीज़ जो हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती। ठीक होगी जी बात पापा, ये वो हिस्ट्री जो है वो चल रही है। तो उसके बाद जो है फिर इंग्लिश जो एनिग्मा कोड है इसको ब्रोक किया गया, यानी इसको तोड़ दिया गया। तो ब्रिटिश अच्छा, लेकिन उस वक्त रेडियो सिग्नल जो थे उनसे उनको पता लग गया था ब्रिटिश को कि उस कोड में क्या है। तो जो जर्मन थे ना उस वक्त, उनको ये पता नहीं था कि हमारा एनिग्मा कोड जो है वो ब्रेक हो चुका है, उसको तोड़ दिया गया। और जो चर्चिल है उसको ये पता था कि टारगेट जो है उसके ऊपर एयर रेड की जाएगी। एयर रेड का मतलब होता है कि हवाई हमला जो है वो किया जाएगा। तो फिर उन्होंने फिर इसके लिए क्या किया कि एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस जो है वो लगा दी उस सिटी के अराउंड, यानी कि उस वक्त जूँ ही वो उनके जहाज़ जो हैं वो आने शुरू हुए, यहाँ से इनके जहाज़ जो हैं वो भी उड़ने शुरू हो गए। लेकिन जो जर्मन जो थे उनको इस बात का पता नहीं था कि इनको जो ब्रिटिश हैं इनको पता लग चुका है कि उन्होंने जो एनिग्मा कोड है उसको
ब्रेक कर लिया हुआ और इन्फॉर्मेशन जो है उनके तक जो है वो पहुंच चुकी हुई है। तो फिर नवंबर 14 को वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई और इस जंग के अंदर जो है ये जो रेड की थी जर्मन्स ने, इसके अंदर 100 ऑफ पीपल जो हैं वो मारे गए। बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो इसके अंदर तबाह हो गए। तो अब जो जर्मन्स हैं उनको ये पता चल गया कि हमारे एनिग्मा कोड्स जो हैं वो अब इन कोड होना, डी कोड होना शुरू हो, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होगी। तो अब ये जो हमारे पास एबिलिटी है टू मेक द ब्रेक सीक्रेट कोड इज़ ए क्रूशल स्किल इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब सीक्रेट कोड को ब्रेक करना एक मॉडर्न के कुशल टास्क था। बट जस्ट वट काइंड ऑफ कोड्स आर पॉसिबल। अब किस तरह के कोड्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड आ गई है उसके अंदर आप किस तरह के कोड जो हैं उनको आप ब्रेक कर सकते हैं, और किस तरह हम मेक कर सकते हैं कोडेड मैसेजेस को इन सच वे दैट इट इज़ हार्ड फॉर एन अनइंटेंडेड रेसिपिएंट टू अनस्क्रैम्बल्ड इट। कि एक रेसिपिएंट जो है जो उसको तोड़ना चाह रहा है, अनस्क्रैम्बल्ड करना चाह रहा है, हम किस तरह उसको ज़्यादा प्रोटेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस चीज़ की बता दिया क्योंकि ये बतानी ज़रूरी थी कि बेसिकली ये कहाँ से। अब आप देखें कि ये चीज़ ग्रीक से स्टार्ट हुई थी और असल में आके इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ी, जब वर्ल्ड वार 2 के अंदर इसमें क्रिप्टो सिस्टम जो है ना एक्चुअली उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जब जर्मन्स ने एनिग्मा कोड जो है उसको बनाया और फिर ब्रिटिश और अमेरिकन ने उसके मुकाबले में फ़िश कोड जो है उसको बनाया। फिर ब्रिटिश और अमेरिकन जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी एनिग्मा कोड को तोड़ने के लिए मशीनें बनाई। पहले उन्होंने मैकेनिकल मशीन बनाई, फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल मशीन बनाई और एंड के ऊपर आके उन्होंने कंप्यूटर ही बना दी। तो ये सारी जो इतनी लंबी मैंने कहानी सुनाई उसका ब्रीफ ये है। ठीक है, आप इसको इससे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लफ्ज़ बड़े मुश्किल लिखे हुए हैं इसके अंदर अंग्रेज़ी के, ठीक है, लेकिन आप पढ़ें इसको ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी इससे। ठीक है, इस सारे को बाकी मैंने मेन पॉइंट्स आपको सारे लिखवा दिए जो इसकी हिस्ट्री के हैं। ठीक है।